हेलो, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। हम लोग बात कर रहे थे जैव प्रक्रम की और पाचन तंत्र अपन लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है, एक ही क्लास के अंदर। और मेन बातें बताई थी, ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में उसकी विधियों में, ठीक है ना, अपन परिभाषाओं में नहीं गए थे। और आज अपन बात करेंगे श्वसन तंत्र की, ठीक है ना, और उसको भी अपन एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा कोई क्रिया विधियाँ वगैरह नहीं पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है, कैसे नहीं है, ये वगैरह, ठीक है ना। जो नॉर्मल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन लोग बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की। दिख तो रहा है रे, श्वसन तंत्र, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, श्वसन तंत्र, ठीक है। ये अपने जैव प्रक्रम का जो है ना पार्ट 2 है रे। पहला पार्ट हो गया था अपना, ठीक है ना, जैव प्रक्रम का पहला पार्ट हो गया था पाचन तंत्र। ये अपना पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ये तो नहीं दिखेगा तो चलेगा, ओके। श्वसन तंत्र, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन क्या है? जनरल वे में श्वसन को अपन कहते हैं कि भाई सांस लेना और छोड़ना, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और बाहर छोड़ना। लेकिन वास्तविकता के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग नाक या मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं वो क्या है रे, अपने फेफड़ों के अंतिम सिरे कुपिकाओं के अंदर जाती है। फिर कुपिकाओं से रक्त वाहिनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है उसके अंदर ट्रांसफर होती है। फिर वहां से अलग अलग ऊतकों और कोशिकाओं के अंदर जाती है। और कोशिका के अंदर आप लोगों को पता है जितनी भी जैव प्रक्रम, जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सबकी सबका होती है कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन पहुंचकर जो भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनका क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है, जिसके फलस्वरूप जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज, ये अपने को प्राप्त होते हैं। फिर भोजन शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा इनका अवशोषण होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, अब कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण होने के बाद में CO2, ऑक्सीजन काम में आई तो वहां पर प्रोड्यूस होती है CO2। तो कोशिका द्वारा वो CO2 वापस खून में डाली जाती है। खून उस CO2 को लेकर वापस फेफड़ों तक जाता है, कुपिका तक। फिर कुपिका के अंदर वो CO2 डाली जाती है, फिर अपने नाक के द्वारा क्या आ जाती है बाहर। ये पूरी प्रोसेस है श्वसन की, ठीक है ना। लेकिन मेन क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज तथा शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज तथा शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। मेनली किसका होता है भाई, ग्लूकोज और शर्करा का, ठीक है। ग्लूकोज तथा शर्करा का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि है तो उसको अपन क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे, वायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो वायवीय, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज और शर्करा का अपघटन होता है मुख्य रूप से। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो वायवीय, अनुपस्थिति है तो अवायवीय। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ग्लूकोज से क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है। ग्लूकोज से क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है। ये अभिक्रिया होती है कोशिका द्रव्य के अंदर। ये कहां होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। कहां होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर ये अभिक्रिया होती है। और ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण का मतलब प्रथम चरण का मतलब ये हो गया कि भले वायवीय श्वसन हो भले अवायवीय श्वसन हो, एक बार तो क्या बनेगा रे, पाइरुवेट बनेगा ही बनेगा। भले वायवीय हो भले अवायवीय हो, एक बार तो पाइरुवेट बनेगा ही बनेगा। कैसे बनता है, तो कार्बन के 6 अणु
किसमें टूटते हैं? कार्बन के 3 अणुओं में। सीधा पूछ ले कि भाई ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी यानी वायवीय या अवायवीय श्वसन में प्रथम चरण में कितने कार्बन जो है वो काम में आते हैं? 6 अणु। और बनते हैं कितने? 3 अणु। तो ग्लूकोज आपको पता है 6 होते हैं, C6H12 है ना। और पाइरुवेट के अंदर कितने होते हैं? 3। अब देखिए ये तो हो गया। अब उसके बाद में पाइरुवेट वापस से अगली प्रोसेस, पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाएगा रे? एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। किसमें होगी? यीस्ट में। यानी अवायवीय श्वसन जो यीस्ट में होता है वो कैसा होता है कि पाइरुवेट जो है वो एथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में विभक्त होता है। किसमें? यीस्ट में होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया रे? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। प्रक्रिया कौन सी है भाई? किण्वन। पूछ ले यीस्ट के अंदर कौन सी? भाई सीधी सी बात है, खमीर जिसको अपन बोलते हैं यीस्ट, ठीक है, उसमें प्रोसेस कौन सी होती है? किण्वन की तो होती है। अपन पढ़ते ना डबल रोटी वगैरह बनती है, तो यीस्ट के अंदर किण्वन की प्रोसेस के द्वारा ये सब कुछ बनता है, शराब बनाने में काम में आती है। ठीक है ना। तो अगर आपको पूछ ले कि यीस्ट के अंदर जो अवायवीय श्वसन है उसका उत्पाद क्या है, तो एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। ठीक है। उसके बाद देखो फिर से है पाइरुवेट, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, नहीं रे, अनुपस्थिति में एक और है ये वाला। देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा है रे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। उसके साथ में एनर्जी रिलीज होगी। कहां पे? पेशीय कोशिका के अंदर। कहां पे? पेशीय कोशिका के अंदर। मतलब जब हम लोग दिन भर ज्यादा काम करते हैं, या मान लो एक्सरसाइज कर रहे हैं, या अपन दौड़ते भागते हैं, तो हमारे शरीर में जो ये पेशियां होती है ना, कहते हैं ना पैर या दुखने लगे, पिंडलियां है ना दुखने लग गई, तो वो क्या है? पेशियां। उन पेशियों के अंदर ऐठन आ जाती है जिससे अपना शरीर दुखने लग जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति पे अपन क्या करते हैं? बड़े रखे तक गर्म पानी में स्नान कर लो, ठीक है ना, तो शरीर का दर्द कम हो जाएगा। तो जब गर्म पानी से स्नान करते हैं या शरीर की मालिश करते हैं, तब अपनी पेशियों के अंदर जो क्या बना? लैक्टिक अम्ल बनाना, वो लैक्टिक अम्ल CO2 और H2O के अंदर टूट जाता है। वो लैक्टिक अम्ल CO2 और H2O के अंदर टूट जाता है, हमारे शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। दो चीज ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे अवायवीय श्वसन। एक तो था यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्या बना? एल्कोहल, अंतिम उत्पाद। और एक है अपनी पेशियों के अंदर, मानव शरीर की पेशियों के अंदर, वहां पे अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है? लैक्टिक अम्ल। और उस लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारी पेशियों के अंदर दर्द होता है। उस दर्द को जब खत्म करने के लिए हम लोग अपने शरीर की मालिश या गर्म पानी से नहाते हैं, तो वो जो लैक्टिक अम्ल है वो CO2 और H2O के अंदर टूट जाता है। ठीक है, चलिए आगे। ये कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नहीं, ये नीचे आ गए अपन, छोड़ो। हाँ, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2, H2O और ऊर्जा, ये प्रोसेस कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब जब श्वसन में ऑक्सीजन काम में आती है, तब पाइरुवेट CO2, H2O और ऊर्जा में विभक्त होता है। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद है माइटोकॉन्ड्रिया, केप्स चक्र, ATP है ना, 24 ATP है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या उपस्थिति, चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, एक बार तो ग्लूकोज किस में टूटेगा? पाइरुवेट के अंदर टूटेगा। एक बार तो ग्लूकोज किस में टूटेगा? पाइरुवेट के अंदर टूटेगा। ठीक है, उसके बाद में पाइरुवेट जो है वो अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग उत्पाद बनाता है। अगर पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो एथेनॉल, CO2 ऊर्जा कहां पे? यीस्ट में बनाएगा, पहली बात। और दूसरा, अगर पेशियों के अंदर पाइरुवेट टूट रहा है तो किस में टूटेगा? लैक्टिक अम्ल में टूटेगा। किस में टूटेगा? लैक्टिक अम्ल में, जिससे हमको क्या होता है? दर्द होता है। उस दर्द को खत्म करने के लिए गर्म पानी से नहाओगे या मालिश करोगे तो CO2 और किस में टूटेगा रे? जल में टूटेगा। कौन? लैक्टिक अम्ल। फिर तीसरा, अगर पाइरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है तो क्या टूटेगा? CO2, H2O और ऊर्जा। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, केप्स चक्र के द्वारा। ठीक है भाई। फिर है
जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक अस्थायी वर्णक बनाता है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की क्रिया ऑक्सीजन से कर दी जाए तो क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये अपना हो गया श्वसन तंत्र का मेन जो कहानी थी। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर नाक, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। नाक, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र, ये एपिग्लोटिस के नीचे जो अपना होता है ना कंठ, जिसको बोलते हैं लेरिंग्स, वो है स्वर यंत्र ऊपरी में। फिर निचली के अंदर श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनिकाएं, कुपिका और फेफड़े। और श्वसन मांसपेशियों के अंदर मध्य पट या डायफ्राम, या एक चीज और होती है पसलियां। ये अपना श्वसन तंत्र मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब देखिए एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले नाक। मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन है? नाक। द्वितीय कौन है? मुंह। ठीक है, इसमें घ्राण संवेदी तंत्रिका पाई जाती है, जिससे अपन सूंघते हैं। सूंघने की प्रोसेस के अंदर कौन सी तंत्रिकाएं काम में आती है? घ्राण संवेदी तंत्रिकाएं काम में आती है। फिर है भाई नासा गुहा, ऊपर ले ले इसको, है ना, ठीक रहेगा। फिर है नासा गुहा। नासा गुहा में श्लेष्मा का स्राव होता है। ये अपना नाक है ना, नाक, इस नाक के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली के ऊपर श्लेष्मी पदार्थ का स्राव होता है। हल्के हल्के रोम पाए जाते हैं। ठीक है, जो अपन वातावरण से, जो वायुमंडल से वायु ग्रहण करते हैं, उस वायु के साथ बहुत सारी धूल, अशुद्धियां, ठीक है ना, दूसरे कण साथ में आते हैं। उन कणों को ये चिपचिपा पदार्थ और जो बाल होते हैं वो रोकते हैं। रोकने के बाद शुद्ध वायु को क्या करते हैं? अंदर पहुंचाते हैं। तो पूछ ले कि श्वसन तंत्र के अंदर शुद्ध वायु कहां से आती है? तो नाक से। अशुद्ध कहां से आती है? तो मुंह से। समझ में आ गई? ओके, ठीक है। नासा गुहा में पक्षमाप यानी शीलियां पाई जाती है, रोम पाए जाते हैं। शीलियां तथा श्लेष्मा मिलकर धूल के कणों व अशुद्धियों को दूर करते हैं। ठीक है, फिर नासा गुहा में स्निडेरियन मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। एक झिल्ली है, उसका नाम है स्निडेरियन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली ही होता है, स्निडेरियन मेम्ब्रेन। नासा गुहा के अंदर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? स्निडेरियन मेम्ब्रेन। नाम याद रखना, नासा गुहा के अंदर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? स्निडेरियन मेम्ब्रेन। इतने दिन नासिका झिल्ली पढ़ते हैं ना, अब ये नाम याद रखना, स्निडेरियन मेम्ब्रेन। स्निडेरियन मेम्ब्रेन। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, हाँ भाई, मुख, मुख, इसको अपन पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये मुख श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग है भाई। कैसा अंग है? द्वितीय अंग है। मुख से ली गई श्वास नासिका के समान शुद्ध नहीं होती, बताया था आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें उसके बाद बात करें ग्रसनी की। पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो श्वसन तथा पाचन दोनों में उपयोगी। जब पाचन तंत्र पढ़ाया था तब अपन ने बोला था ग्रसनी जो है वो वायु और भोजन दोनों के पथ का क्या करती है? साझा करती है। यानी वायु भी ग्रसनी से होकर जाएगी, भोजन भी ग्रसनी से होकर जाता है। ठीक है ना, तो दोनों में उपयोगी है, श्वसन और पाचन में। ग्रसनी के 3 भाग है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। अब देखो होता क्या है, वायु क्या करेगी? नासा ग्रसनी से प्रवेश करेगी यहां से, फिर कहां आएगी रे? मुख ग्रसनी में। मुंह नीचे है ना, फिर कहां आएगी? मुख ग्रसनी में। फिर कहां आएगी? कंठ ग्रसनी में। कंठ ग्रसनी के बाद में कहां जाएगी? एपिग्लोटिस से होती हुई कहां जाएगी रे? स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र को अपन क्या कहते हैं? लेरिंग्स नहीं कहते क्या?
एपिग्लोटिस से होती हुई कहां जाएगी? लेरिंग्स के अंदर जाएगी। लेरिंग्स के अंदर दो पतली पतली झिल्लियां होती है, पतले पतले पर्दे होते हैं, ठीक है, जो वायु के तेज बहाव की वजह से कंपन करते हैं और उस कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि अपन लोग बोलते हैं ना, तो बोलते समय सांस अंदर बाहर होती है, तो वो जो पतली पतली झिल्लियां होती है, ठीक है ना, वो आपस में टकराती है, उसकी वजह से क्या होता है? साउंड उत्पन्न होता है। कहां पे? स्वर यंत्र के अंदर। तो ये वायु का पूरा रास्ता है। ये एपिग्लोटिस का होता है, ग्रास नली के शीर्ष पे होता है, और ये एपिग्लोटिस जो है वो स्वर यंत्र के आवरण के समान भी काम करता है। जब भोजन लेते हैं तब ये एपिग्लोटिस स्वर यंत्र को ढकता है, ताकि कोई भोजन का कण स्वर यंत्र में ना चला जाए। कल मैंने बताया था अलूज आवे, ठीक है, ओके। फिर अपन बात करें स्वर यंत्र या लेरिंग्स, दिख रहा है? ओके। स्वर यंत्र कंठ ग्रसनी तथा श्वास नली के मध्य, देखिए श्वास नली है, ठीक है, और कंठ ग्रसनी। ऊपर तो है कंठ ग्रसनी, नीचे कहीं है श्वास नली। इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में क्या होता है? स्वर यंत्र, ठीक है। ये हो गई ग्रसनी, ये हो गया एपिग्लोटिस, ठीक है, और ये हो गई श्वास नली। तो ग्रसनी और श्वास नली के बीच में कौन होता है? स्वर यंत्र होता है। ठीक है, ये जो है 9 प्रकार की उपास्थि से बनता है, ध्यान रखना। एपिग्लोटिस स्वर यंत्र का आवरण होता है, बताया अभी। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु पाए जाते हैं, अभी बताया था ना, पतली पतली झिल्लियां जो क्या उत्पन्न करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। जिन जीवों की ध्वनि का तारत्व कम होता है उनमें स्वर यंत्र पतला होता है। तारत्व का मतलब क्या है? जिनकी आवाज पतली है, ठीक है ना, जैसे कि औरतों की आवाज मर्दों की तुलना में पतली होती है, इनका मतलब उनका तारत्व कम है। जिनका तारत्व कम उनकी आवाज पतली, जिनकी आवाज पतली उनका स्वर यंत्र भी थोड़ा सा पतला होता है। जैसे कि पूछ ले कि शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में तारत्व किसका कम है? तो मच्छर का कम है, क्योंकि शेर की आवाज कैसी होती है? जाडी होती है, मोटी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर है श्वास नली। स्तंभाकार उपकला द्वारा निर्मित, कैसी उपकला? कौन सी उपकला उत्तक है रे? स्तंभाकार उपकला उत्तक। याद आ रहा है कुछ? उपकला उत्तक में मैंने बताया था श्वास नली के अंदर कौन सी पाई जाती है? स्तंभाकार उपकला उत्तक द्वारा निर्मित सी आकार के छल्लों से बनती है। कैसे छल्लों से बनती है रे? सी आकार के छल्लों से बनती है रे, इस प्रकार। और ये छल्ले क्या करते हैं? ये छल्ले इसको फैलाए हुए रखते हैं, चिपकने से क्या करते हैं? रोकते हैं, ठीक है। 5 इंच लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 5 इंच लंबी होती है। स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाने का कार्य करती है। किसको? स्वर यंत्र को श्वसनी। अभी अपन ने पढ़ा ना, ऊपर श्वसनी, बीच में स्वर यंत्र, नीचे श्वास नली। तो श्वसनी को किससे मिलाती है? सॉरी, इसको ग्रसनी से अपन मिलाने का कार्य करती है। स्वर यंत्र को श्वसनी से, ये स्वर यंत्र है, ये श्वसनी से मिलाने का काम करती है, ठीक है। देखिए वापस बता देता हूं, श्वसनी नहीं, ये तो है ग्रसिका, ठीक है। फिर ये हो गया तुम्हारा स्वर यंत्र, ये हो गई श्वास नली, यहां पे आएगी रे श्वसनी, ये है तुम्हारी प्राथमिक श्वसनी। क्या है? प्राथमिक श्वसनी, बिल्कुल। ये हो गई तुम्हारी श्वास नली, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? लेरिंग्स। तो श्वास नली क्या करती है? लेरिंग्स को श्वसनी से मिलाने का काम करती है। ये श्वसनी, ये लेरिंग्स, बीच में कौन है? श्वास नली, ठीक है, ओके। श्वास नली आगे चलकर श्वसनी यानी ब्रोंकाई, श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल में विभाजित हो जाती है। आगे चलकर श्वसनी जो है, श्वास नली जो है, वो आगे चलकर श्वसनी, एक तो क्या नाम है? श्वसनी, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। एक है श्वसनिका, जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल। देखिए ये रही श्वास नली, थोड़ा बड़ा करें,
दिख जाएगा ना। ये देखिए श्वास नली है। क्या है? श्वास नली। ये रही श्वास नली। आगे चलकर किस में विभक्त होती है? श्वसनी के अंदर। किस में विभक्त होती है? श्वसनी के अंदर। प्राथमिक श्वसनी। ये रही, ये जो यहां से निकलती है इनको क्या कहेंगे? प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी आगे जाके और विभाजित हो गई, इसको क्या बोला रे? द्वितीयक श्वसनी। ये क्या है? द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी आगे जाके और विभाजित हुई, इसको क्या बोलते रे? तृतीयक श्वसनी। और जब तृतीयक श्वसनी आगे जाके विभाजित होती है, ठीक है ना, और ये संरचना बनती है, इसको कहते हैं श्वसनी का। मतलब श्वसनी कितने प्रकार की? 3। श्वास नली से जब विभाजित हुई तो प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी। और जब तृतीयक श्वसनी आगे और विभाजित होती है तो छोटी छोटी संरचना बनती है, उसको श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका। श्वसनी तो है ब्रोंकियो, ब्रोंकाई, और श्वसनिका है ब्रोंकीओल, ब्रोंकाई, ब्रोंकीओल। ठीक है। इन श्वसनिका के अंतिम सिरों के ऊपर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं। और ये जो कुपिका है ये फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई है। कुपिका क्या है? फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई है। तो बात समझ में आ गई कैसे क्या है? ठीक है ना। तो ये आप इसको एक फेफड़ा बोल सकते हो। ये आपका एक फेफड़ा, ये फेफड़े की संरचना है। ठीक है। बताऊं आप लोगों को कुछ? एक रुकना हो। ये तुम्हारा हो गया। देखो, आ है अपने श्वास नली। ठीक है। ये श्वास नली आगे जाके क्या करती है भाई? अपना किस में विभक्त होती है? श्वसनिका में। तो इसको मैं बोल देता हूं प्राथमिक श्वसनी, सॉरी श्वसनी, नॉट श्वसनिका। ठीक है। फिर क्या होगा? ये और विभक्त होगी। ठीक है। तो ये क्या होगी रे? इस प्रकार से विभक्त हो गई। तो अपन इसको क्या कहेंगे? ये जो बनी ना, ये इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक श्वसनी नहीं कहेंगे क्या? है ना। ये क्या होगा? द्वितीयक श्वसनी। फिर द्वितीयक श्वसनी फिर जब आगे और विभाजित होगी इस प्रकार से, तो इसको अपन क्या कहेंगे? तृतीयक श्वसनी, है ना। और जब तृतीयक श्वसनी और आगे विभाजित होगी, ठीक है ना, तो इस संरचना को कहेंगे रे श्वसनिका। है। और इस श्वसनिका के सबसे लास्ट में क्या होती है रे? कुपिका। क्या होती है? इस प्रकार से क्या बनता है? फेफड़ा बनता है। क्या बनता है? फेफड़ा। ठीक है। ओके। ये पढ़ लिया था। चलिए, उसके बाद में ये अपन ने बता दिया। अब ये, हाँ भाई, फेफड़े। ओहो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फेफड़ों की। मध्य पट के ठीक ऊपर वक्ष गुहा में हल्के गुलाबी रंग के पाए जाते हैं। ठीक है। मध्य पट के ठीक ऊपर, एक मिनट, हाँ, आज क्या फोन साइलेंट करना भूल गया। ठीक। मध्य पट के ठीक ऊपर वक्ष गुहा में हल्के गुलाबी रंग के पाए जाते हैं। मध्य पट का मतलब है डायफ्राम। ये अपनी जो पसली है ना, ये पसली यहाँ के इस प्रकार से फैलती है। यहाँ पे जो स्पेस है ना, यहाँ पे क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है। फेफड़ों के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन नाम की सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। फेफड़ों की जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन।
फेफड़ों की झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। दायां फेफड़ा लंबाई में कम परंतु चौड़ाई में अधिक होता है। दायां फेफड़ा, जो राइट का फेफड़ा होता है, जो राइट लंग होता है, वो लंबाई में क्या होता है? कम होता है, लेकिन चौड़ाई में क्या होता है? ज्यादा होता है। यहां से ध्यान रखना कि लंबाई में दायां फेफड़ा कम होता है जबकि बायां फेफड़ा ज्यादा होता है, और चौड़ाई में दायां फेफड़ा अधिक होता है जबकि बायां फेफड़ा कम होता है। ध्यान रखना, ठीक है। बायां फेफड़ा 2 खंडों में, ठीक है, जबकि दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभक्त होता है। भाई सीधी सी बात है, दायां फेफड़ा है चौड़ाई में अधिक है तो खंड भी कितने हैं? 3, और बायां फेफड़ा चौड़ाई में कम तो खंड कितने? 2। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के फेफड़े भारी होते हैं, बिल्कुल भारी होते हैं, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा होता है तो श्वसन प्रक्रिया तेज होती है, ज्यादा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए थी, ठीक है ना। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक बार कहीं एग्जाम में पूछी भी गई थी, इंपॉर्टेंट लाइन। अपन नॉर्मली क्या समझते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? नेफ्रॉन के अंदर होता है, यही समझते हैं, क्योंकि खून के अंदर जितने भी अपशिष्ट यूरिया, यूरिक अम्ल वगैरह होते हैं, है ना, उनको क्या करते हैं? उनको नेफ्रॉन के अंदर ले जाते हैं, वहाँ रक्त का निस्पंदन वगैरह होता है, ठीक है ना, और फिर वहाँ से खून शुद्ध हो नहीं रहे। वहाँ पर एक चीज़ तो बच जाती है जिसका जिसको निकाला जाता है फेफड़ों के अंदर। वहाँ कौन सी चीज़ बचती है? CO2। CO2 का निस्पंदन अपने नेफ्रॉन के अंदर नहीं होता, वो CO2 युक्त रक्त वापस से कहाँ आता है? फेफड़ों के अंदर आता है, कुपिकाओं की रक्त वाहिनियों के अंदर, फिर वहां से CO2 को कुपिका में डालते हैं, फिर कुपिका से श्वसनिका, फिर तृतीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, सांस नली, नाक के द्वारा बाहर, ठीक है। तो रक्त का शुद्धिकरण का होता है फेफड़ों में होता है। अब देखिए, ये अपने फेफड़े, ये अपना हार्ट हो गया, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, ये अपना हार्ट, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये अशुद्ध रक्त होता है इसके अंदर। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। और इसके अंदर कैसा रक्त होता है? शुद्ध, ठीक है। अब देखिए, एक फुफ्फुसीय शिरा होती है, नहीं, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी दाएं आलिंद से निकलकर कहां जाती है? फेफड़ों में जाती है। फुफ्फुसीय धमनी दाएं आलिंद से निकलकर कहां जाती है? फेफड़ों में। क्या लेकर जाती है? अशुद्ध रक्त, यानी CO2 युक्त रक्त। CO2 युक्त रक्त कौन लेकर जाती है? फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। ये अपने शरीर की एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है। धमनियां जनरली शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, लेकिन अपने शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती है कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी, जो हार्ट से अशुद्ध रक्त को लेकर कहां आती है? फेफड़ों में। हार्ट में भी दाएं आलिंद से कहां आती है? फेफड़ों के अंदर। और एक होती है फुफ्फुसीय शिरा, जो बाएं आलिंद के अंदर, जो बाएं आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त लाती है। ये तो ले जाती है और यहां पे रक्त CO2 मुक्त हो जाता है, ऑक्सीजन वापस भिड़ती है। CO2 जाएगी तो ऑक्सीजन आएगी, तो O2 युक्त रक्त, कौन सा रक्त रे? O2 युक्त रक्त ये फुफ्फुसीय शिरा कहां लाती है? बाएं आलिंद के अंदर लाती है। एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, बाकी शिराएं सभी कैसी होती है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। तो शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त बहाती है, फुफ्फुसीय धमनी। शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त बहाती है, फुफ्फुसीय शिरा। धमनी दाएं आलिंद से जाती है फेफड़े के अंदर, और फुफ्फुसीय शिरा फेफड़े से बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त लेकर आती है। बात समझ में आएगी? चलो आगे चलते हैं। फिर श्वसन मांसपेशियां, इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं ना। दिख रहा है? ये लो, ठीक है। श्वसन मांसपेशियों में सबसे पहला आता है डायफ्राम। कौन आता है? डायफ्राम। यह कंकाल पेशी का बना होता है, ध्यान रखना। किसका? कंकाल पेशी का। डायफ्राम में रेडियल पेशी पाई जाती। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि डायफ्राम संकुचित होता है और शिथिल होता है, संकुचित होता है और वापस शिथिल होता है। जब संकुचित होता है तब सांस अंदर आती है, जब शिथिल होता है सांस बाहर जाती है। तो डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन, इसके पीछे राज क्या है?
तो रेडियल पेशी। कौन सी पेशी? रेडियल पेशी। डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन के पीछे जिम्मेदार कौन? रेडियल पेशी। जब रेडियल में संकुचन होगा तो डायफ्राम क्या होगा रे? चपटा होगा। तो वक्ष गुहा क्या होगी? बड़ी होगी और वायु फेफड़ों में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। ठीक है ना। जब रेडियल में संकुचन होगा, डायफ्राम क्या होगा? चपटा, वक्ष गुहा क्या होगी? बड़ी, वायु फेफड़ों में प्रवेश कर। जब अपन सांस लेते हैं तो छाती फूलती है ना, है ना, तो वक्ष गुहा बड़ी होती है, डायफ्राम चपटा होता है। किसकी वजह से? रेडियल में संकुचन। जब रेडियल में संकुचन तो वायु अंदर, जब रेडियल शिथिल यानी डायफ्राम शिथिल तो वायु बाहर। तब जब शिथिल होगा तो वक्ष गुहा छोटी हो जाएगी और वायु का क्या हो जाएगा रे? निष्कासन। क्या हो जाएगा? निष्कासन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लो, फिर अरे पसलियां। कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। प्रथम 10 स्टर्नम से जुड़ी रहती है। कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी। पहली 10 पसलियां किससे जुड़ती है? स्टर्नम, जिसको उरोस्थी बोलते हैं। पहली 10 पसलियां किससे जुड़ती है? स्टर्नम से, जिसको उरोस्थी बोलते हैं। 11वीं और 12वीं पसलियां प्लाबी पसली कहलाती है। प्लाबी का मतलब है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, यानी जो कहीं पर भी किसी भी समय इधर उधर जा सकती है, मूव कर सकती है। तो 11 नंबर और 12 नंबर की जो पसली है वो फ्लोटिंग पसली यानी प्लोबी पसली कहलाती है। प्लोबी, ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, प्लोबी पसली। कैसी पसली? प्लोबी पसली। ठीक है। निश्वसन। निश्वसन बताया था आपको, जब पसलियां ऊपर की ओर उठती है तो डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिससे वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। टाइम कितना लगता है? 2 सेकंड का। ठीक है ना। विसरण से ऑक्सीजन का क्या होता है? प्रवेश। गैसों का जो विनिमय होता है वो विसरण की प्रोसेस के द्वारा होता है, आपको बताया था मैंने अभी। ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे चलते हैं उच्च श्वसन में। जब पसलियां नीचे जाती है तो डायफ्राम क्या हो जाता है? शिथिल। तब वायु फेफड़ों से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। अभी आपको बताया था मैंने पहले। ठीक है ना। जब अपन श्वास खींचते हैं तब डायफ्राम संकुचित होता है, जब श्वास छोड़ते हैं तब डायफ्राम क्या होता है? शिथिल होता है। ठीक है ना। और जब शिथिल होता है तब क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। और ये भी प्रोसेस कौन सा होता है? विसरण, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। और इसमें जो समय लगता है वो 3 सेकंड का लगता है। निश्वसन में समय लगता है 2 सेकंड का, उच्च श्वसन में समय लगता है 3 सेकंड का। ठीक है। चलिए अब अगला है अपना बाह्य श्वसन। अच्छा, ये श्वसन क्रिया के दौरान कुपिका तथा वायुमंडल के मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता के कारण ही वायु फेफड़ों में प्रविष्ट करती है। श्वसन क्रिया के दौरान कुपिका तथा वायुमंडल के मध्य, ठीक है ना, अंतिम छोर कौन सा होता है? कुपिका होता ना, ठीक है ना। उस कुपिका की जो झिल्ली होती है उसमें रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है, रक्त केशिकाएं। उन रक्त केशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन डाली जाती है और वहां से CO2 वापस कुपिका में डाली जाती है। ठीक है ना। तो मुख्यतः अपन जब वायुमंडल से श्वास लेते हैं तो वो वायु ऑक्सीजन कहां आती है? कुपिका के अंदर। किस प्रोसेस के द्वारा आती है? तो ये नाम याद रखना, ऋणात्मक दाब प्रवणता के द्वारा ही वायुमंडल की ऑक्सीजन फेफड़ों के कुपिका तक जाती है। ठीक है ना। फिर है बाह्य श्वसन। वायु से भरी कुपिका तथा केशिका में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों का विनिमय। देखिए, वायु से भरी कुपिका तथा केशिका, ये होती है कुपिका, इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन। और इसकी जो झिल्ली है, कुपिका की झिल्ली जो है, उसके अंदर क्या पाई जाती है? रक्त केशिका। क्या पाई जाती है? रक्त केशिका, जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन इन रक्त केशिकाओं में डाली जाती है, जो रक्त में घुलती है। रक्त में घुलने के बाद ये आगे विभिन्न अंगों तक चली जाती है। तो रक्त, वायु से भरी कुपिका तथा रक्त केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों का विनिमय आंशिक दाब के कारण, ये क्या है? बाह्य श्वसन। यानी कुपिका से रक्त में क्या है? बाह्य श्वसन। फिर अंतः श्वसन, केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा उत्तकों के मध्य गैसों का विनिमय। ठीक है ना। यहां से यहां आई रक्त केशिका में,
बाह्य श्वसन। रक्त केशिका से फिर कहां जाएगी? विभिन्न ऊतकों और कोशिका में। ये क्या है? अंतःश्वसन। दोनों में अंतर पता हो गया, ठीक है ना। ये प्रोसेस कौन सी होती है? विसरण के द्वारा। अब देखो यहां पे दो चीज, बाह्य श्वसन के अंदर कौन सी प्रक्रिया काम में आती है? आंशिक दाब। और अंतःश्वसन में कौन सी प्रक्रिया काम में आती है? विसरण। समझ में आ गई? बाह्य श्वसन में आंशिक दाब और यहां पर विसरण। बाह्य श्वसन में क्या है? कुपिका से रक्त केशिका में जाएगी और अंतःश्वसन में केशिका से, यानी जो रक्त के अंदर ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी? विभिन्न कोशिकाओं में या ऊतकों के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए श्वसन गुणांक आर क्यू, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? आर क्यू। श्वसन गुणांक देखो क्या? निष्कासित CO2 का आयतन बटा ग्रहण की गई ऑक्सीजन का आयतन। निष्कासित CO2 का आयतन बटा ग्रहण की गई ऑक्सीजन का आयतन, यह फॉर्मूला है, पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए जब इस RQ का मान 1 होता है तब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण। सवाल आ गया, जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तब श्वसन गुणांक का मान होगा 1 2 3 4। कितना होता है? 1 होता है। श्वसन गुणांक का मान लेस देन 1। श्वसन गुणांक का मान लेस देन 1 कब? जब वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तब RQ का मान लेस देन 1 और RQ का मान ग्रेटर देन 1 जब कार्बनिक अम्लों का ऑक्सीकरण होता है। एक कब होगा रे? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। लेस देन 1 जब प्रोटीन और वसा का ऑक्सीकरण और ग्रेटर देन 1 कार्बनिक अम्लों का ऑक्सीकरण। ठीक है ना। नागफनी यानी जो गूदेदार पौधे होते हैं, जो गूदेदार, ठीक है ना, गवारपाटा हो गया, नागफनी होगी, जो गूदेदार पौधे होते हैं इनका जो श्वसन गुणांक होता है RQ वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। ठीक है, उसके बाद अनोक्सीय श्वसन में RQ का मान कितना होता है? अनंत। ऐसी चीजें ध्यान रख दो। 1 2 3 4 5। RQ का मान 1 कब? जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। लेस देन 1 जब प्रोटीन और वसा का ऑक्सीकरण। ग्रेटर देन 1 जब कार्बनिक अम्लों का ऑक्सीकरण। नागफनी के अंदर RQ का मान कितना, यानी गूदेदार पौधों में RQ कितना होता है? 0। जबकि अनोक्सीय श्वसन में RQ का मान कितना होता है? अनंत। RQ का मापन, श्वसन गुणांक का मापन गेनोंग श्वसन मापी। क्या नाम है भाई? गेनोंग श्वसन मापी। क्या नाम है? गेनोंग श्वसन मापी। अत्यधिक धूम्रपान से श्वास नली की सिलियां, यानी जो पक्षमाभ पाए जाते हैं श्वास नली के अंदर, वो खराब हो जाते हैं। जब पक्षमाभ खराब हो जाएंगे तो जो अशुद्धियां हैं वायु के साथ साथ वो अपने फेफड़ों तक पहुंच जाएगी और जब फेफड़ों तक पहुंच जाएगी तो रोग हो जाएगा कैंसर। कौन सा? कैंसर। ठीक है, ओके। उसके बाद में देखिए ग्लाइकोलाइसिस और केब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस और केब्स चक्र, जब ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक अम्ल में टूटता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज, पाइरुविक अम्ल और 4 अणु ATP जब इनमें टूटता है तो वो क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस। पूछ ले ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो पाइरुविक अम्ल। कितने अणु? 2 अणु। कितने अणु? 2 अणु। और ATP कितनी? 4। ये श्वसन कौन सा है? ऑक्सी श्वसन। कौन सा है? ऑक्सी श्वसन। बताया था कि ग्लूकोज जब टूटता है तो पहला उत्पाद, जो पहला चरण है कोशिका द्रव्य के अंदर, वो पाइरुविक अम्ल ही होता है। यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसलिए यहां पे 4 अणु ATP बनती है। और ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद अगर आपको पूछे तो कौन सा है? पाइरुविक अम्ल। अब इस पाइरुविक अम्ल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये तो हो गया ना ग्लाइकोलाइसिस। जब इस पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तो वो ऑक्सीकरण किस प्रोसेस के द्वारा होता है? केब्स चक्र के द्वारा। और केब्स चक्र कहां होता है? आपको बताया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और केब्स चक्र के द्वारा कितने अणु ATP निकलते थे? तो 24। ठीक है ना। इसमें कितने निकले? 4 अणु। इसमें कितने निकले? 24। ठीक है। इन दोनों के बीच में एसिटिल कोएंजाइम बनता है। इन दोनों के बीच में एसिटिल कोएंजाइम, इसको ऐसे लिखते हैं भाई, CO-A।
इन दोनों के मध्य में एक और योजक कड़ी होती है, एक और मध्य की अवस्था होती है जिसमें एसिटिल कोएंजाइम बनता है COA, ठीक है। उसके अंदर कितनी एटीपी निकलती है? 6 एटीपी निकलती है। कितनी एटीपी? 6, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी, इसके अंदर 6 एटीपी, ठीक है ना, और एसिटिल कोएंजाइम में 6 एटीपी, कैप्स चक्र में 24, टोटल कितनी एटीपी निकलती है? 38 एटीपी एनर्जी इस पूरे प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस प्लस कैप्स चक्र के द्वारा टोटल 38 एटीपी एनर्जी बनती है, जो लगभग 686 किलो कैलोरी के बराबर होती है। कितनी? 686 किलो कैलोरी। फिर इधर देखो अनाक्सी शोषण। ऑक्सी के अंदर तो ये था, क्या था कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटा, पूर्ण विघटन हुआ, लेकिन अनोक्सी श्वसन के अंदर ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। उसकी वजह से क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। यीस्ट के अंदर पढ़ा था ना अपन ने, यीस्ट के अंदर पढ़ा था कि जो अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन है उसका उत्पाद क्या होता है? एल्कोहल। किण्वन की प्रोसेस पढ़ी थी ना, वही सेम चीज है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 2 एटीपी। अब देखो वायवीय श्वसन में टोटल कितनी एनर्जी, कितने एटीपी बनते हैं? तो 38 एटीपी, या ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी। अनोक्सी श्वसन में कितने अणु? 2 एटीपी, ठीक है ना। इधर कितने हैं? 38, इधर कितने हैं? 2। एनर्जी कितनी? 686 किलो कैलोरी, इधर कितनी? 54 किलो कैलोरी। सीधा पूछ लिया कि वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन में कितने कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है? तो 686 कैलोरी। और अवायवीय या अनोक्सी श्वसन में कितने कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है? तो 54 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी याद रखना, किलो कैलोरी, ठीक है ना, नॉट कैलोरी, सिर्फ कैलोरी नहीं, किलो कैलोरी। समझ में आ गई चीज? ये था क्या? ग्लाइकोलाइसिस और केप्स चक्र। ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस क्या? ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल और 4 अणु, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का ये अंतिम उत्पाद है। फिर पायरुविक अम्ल का क्या होगा? ऑक्सीकरण। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या बनेगा रे? 24 एटीपी ऊर्जा निकलती है। इन दोनों के बीच की कड़ी में एसिटिल कोएंजाइम बनता है जिसमें 6 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ये समीकरण ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस में 8, एसिटिल कोएंजाइम में 6, केब्स चक्र में 24, टोटल वायवीय श्वसन में 38, 686 किलो कैलोरी। अवायवीय या अनोक्सी के अंदर 2 एटीपी, 54 किलो कैलोरी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है रे कुछ 2-3 फैक्ट लिखे हुए हैं, वो आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए श्वसन उष्माक्षेपी तथा अपचयी प्रक्रिया है। केडी प्रोसेस है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का मतलब जहां पर उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, हीट जनरेट होती है, हीट बाहर निकलती है, ठीक है ना, ठीक है। फिर ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना, कोशिका का ईंधन, यानी एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम जिसका दहन करते हैं, ठीक है ना। भाई सीधी सी बात है, अपन शाम को भोजन पकाने के लिए चूल्हे में लकड़ी डालते हैं या गैस जलाते हैं, ठीक है, तो उससे अपन को क्या मिलती है? एनर्जी, है ना। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? ईंधन होता है। तो कोशिकाओं के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ग्लूकोज का। तो कोशिका का ईंधन कौन हो गया? ग्लूकोज हो गया। फिर देखो श्वसन दर, सामान्य एक जनरल स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 12 से 16 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। टावरों में 45 बार प्रति मिनट और नींद लेते समय 10 बार प्रति मिनट। ये पूछा गया है, पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मल 12 से 16, छोटे बच्चों में 45 और नींद के समय 10 बार। श्वसन का नियंत्रण मेडुला ओब्लागेटा से होता है। मेरुरज्जु का एक पार्ट होता है मेडुला ओब्लागेटा, ठीक है ना, उससे होता है। श्वसन दर का मापन कौन से मीटर से? स्पाइरोमीटर। श्वसन दर का मापन किस मीटर से होता है रे? स्पाइरोमीटर से, ठीक है। ये आप लोगों के श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है यहां पे, ठीक है। अगला अपन पढ़ेंगे रे उत्सर्जन तंत्र, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छी तैयारी करते रहो और जितना हो सके इसको शेयर करते रहो, ठीक है ना। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मामला जमेगा नहीं रे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहो, लाइक करो, और कोई समस्या है तो कमेंट के अंदर आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, ठीक है। चलते हैं।